जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे हिंदी की क्लास में पहला चैप्टर हम हिंदी वर्णमाला व इसी के दूसरे भाग के बारे में हम बात करेंगे जो विराम चिन्ह है। तो सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला की अगर कुल संख्या पूछी जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 52 होती है। हिंदी में ध्वनियाँ वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक आपका स्वर होता है जबकि दूसरा आपका व्यंजन होता है। तो सबसे पहले व्यंजन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम अगली वीडियो में केवल व्यंजन की बात करेंगे और आज हम केवल स्वर के बारे में ही देखेंगे। तो व्यंजन में अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो उसकी संख्या 39 होती है, लेकिन अगर मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो उनकी संख्या 33 है। अब इस 33 मूल व्यंजनों को जो बांटा गया है उसको बांटा गया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। इस तरीके से 25, 4, 29, 4, 33 इन तीनों को मिला करके मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है और एक होता है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। इस तरीके से अगर इन सबको शामिल कर दिया जाए तो 33, 4, 37 और 37, 2, 39। तो कुल व्यंजनों की संख्या 39, मूल व्यंजनों की संख्या 33। अब इसी में आगे देखा जाए तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 इनके बारे में। तो मूल व्यंजनों में आपका एक स्पर्श व्यंजन होते हैं जो कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के तहत आते हैं और इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 होती है। क वर्ग में आपका का, खा, गा, घा, अंगा, जबकि च वर्ग में चा, छा, जा, झाइयाँ, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। लेकिन इनके उच्चारण स्थान देखा जाए तो का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है उन वो कंठ से बोले जाते हैं, चा वर्ग तालव्य से बोले जाते हैं, टा वर्ग मूर्धन से बोले जाते हैं, ता वर्ग दंत से बोले जाते हैं, पा वर्ग ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसको याद कर लीजिएगा एक क्रम से कि कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। अब अंतस्थ की संख्या 4 है। या, रा, लावा और ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या 4 है। इसमें तीनों सा व एक हा यानी कि सा, खा, सा, हा इन 4 मिला करके 8, 25, 8, 33। अंतस्थ में अगर पीछे को देखा जाए था और या एक ही तरीके से लिखे हैं तो इस तरीके से याद करने में कठिनाई नहीं होगी। तो मान के चलिए ये पीछे वाला या लिखा है, या से जो शुरू होगा यानी कि या, रा, ला, वा हमारा वही अंतस्थ होगा। तो इस तरीके से मूल व्यंजनों की संख्या 33 हो गई। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या देख ली जाए तो संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 है। छत, तरंग, ज्ञा और सरा और उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है, डाढ़ा बिंदी वाला। इस तरीके से 34, 4, 37, 2, 39। तो व्यंजनों की कुल संख्या पूछी जाए तो 39 है। मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 25 है। अंतस्थ पूछा जाए तो 4 है। ऊष्म 4 है। संयुक्त 4 है। लेकिन उत्क्षिप्त या द्विगुण इनकी संख्या मात्र 2 है। तो व्यंजन की बात यहीं तक। हम बात करेंगे आज केवल स्वर की। तो देखिए स्वर की संख्या जो होती है उनकी संख्या 11 है। छोटा आ है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिस, ए, ऐ, ओ, औ इनकी संख्या 11 है।
और अगर स्वर की मात्राओं की बात की जाए तो स्वर की जो मात्राएं हैं इनकी मात्राओं की संख्या 10 है। क्यों? क्योंकि जो छोटा आ होता है उसका मात्रा नहीं होता। बाकी ये 10 लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। एक होता है, हाँ, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद पूछे जाएं तो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद दो हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद दो हैं। मात्रा, अगर मात्रा पढ़ा जाए तो इसमें दो हैं, एक माँ और एक त्रा, तो ये भी दो और इनके प्रकार भी दो। तो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद दो। एक आपका होता है ह्रस्व, ह्रस्व को लघु कहते हैं, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। एक होता है दीर्घ, जिसे गुरु कहते हैं और ये संधि स्वर होते हैं और इनकी संख्या 7 होती है, जबकि मूल स्वर की संख्या हमारी 4 होती है। मूल स्वर में हमारे आ जाएंगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, इनकी संख्या 4 है। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर ये एक मात्रिक कहलाते हैं, क्योंकि इसमें दो मात्राओं का प्रयोग नहीं हुआ है, मात्रा का प्रयोग ही नहीं हुआ है, इस वजह से एक मात्रिक। जबकि जो दीर्घ होता है वह गुरु होता है, यानी कि संधि स्वर। संधि मतलब कि किसी दो वर्णों से मिल करके बने हुए हैं। इनकी संख्या आपके 7 होती हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर बात की जाए तो ये द्विमात्रिक हैं, ये द्विमात्रिक के अंदर आते हैं। और एक आपका होता है प्लूत स्वर। टिप्पणी है कि प्लूत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं। जो प्लूत स्वर होते हैं संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते, हिंदी में नहीं होते। अब ये जो दीर्घ है, जो गुरु है, संधि स्वर है, इसको भी और बांटा जाएगा तो ये हमारा बनेगा एक मूल दीर्घ स्वर और एक बनेगा हमारा संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं वह सजातीय, अर्थात अपने ही एक एक ही वर्ण के डबल कर दिए जाने पर बड़ा आ बन जाता है। और एक होता है विजातीय संधि स्वर, इनकी संख्या 4 होती है, जबकि जो सजातीय होते हैं इनकी संख्या 3। तो जो सजातीय है, जैसे कि हमारा बड़ा आ जो बना है, छोटा आ प्लस छोटा आ से बना है बड़ा आ, इसी तरीके से बड़ी ई जो बनी है, छोटी ई प्लस छोटी ई से बनी बड़ी ई, जबकि बड़ा ऊ बना है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से बड़ा ऊ। एक बनता है संयुक्त विजातीय जो होते हैं। विजातीय मतलब कि दो जाति, एक जाति से नहीं बने हैं। इसमें हमारे आएंगे ए और ओ औ। तो जो हमारा ए बना है छोटा आ प्लस ई से मिल करके बना है हमारा ए, लेकिन जो हमारा ऐ बना है वह बना है छोटा आ प्लस ए से मिलकर ऐ। ओ बना है छोटा आ प्लस ऊ से, और ओ बना है छोटा आ प्लस ओ से। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि औ किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, तो अगर औ है तो ओ होगा, ऐ है तो ए होगा, आगे केवल छोटा आ लगा है। अब स्वर की बात 11 हो चुकी है, लेकिन स्वर के ही लाइन में एक बचता है अनहा। इन वर्णों की संख्या 2 है। इन्हें अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। अब अयोगवाह क्या है उनके बारे में देखा जाए तो अयोगवाह जो होते हैं, हिंदी वर्णमाला के अनुस्वार तथा विसर्ग को आ का आधार लेकर अन तथा आहा के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो हैं नहीं है, स्वर ध्वनियाँ तो है नहीं, यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरणों ने इन्हें अयोगवाह कहा है। तो जो हमारा अन होता है उसे हम कहते हैं अनुस्वार। देखिए अन पढ़ेंगे अनुस्वार, दोनों में अन अन आता है, तो ये मान के चलिए कि जो हमारा अन होता है वह अनुस्वार होता है, बाकी जो बचा वो हमारा विसर्ग है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जो योग न होने पर
साथ रहें उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इस तरीके से हिंदी वर्णमाला में हमने शुरू में बताया कि इनकी संख्या कुल 52 होती है। तो 52 कैसे हुई? तो मूल स्वरों की संख्या हमारी 11, अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 जो कि अन और आह आते हैं। मूल स्वरों की संख्या 11 में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिस, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 जो आपका अन आहा है, 11 2 13, और कुल व्यंजनों की संख्या 39। इस तरीके से 52। 39 में आपका स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त की 4 और द्विगुण की भी 2। इस तरीके से व्यंजन की। अब देखिए स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये सीधा सीधा उदाहरण इसी तरीके से दे दिया जाता है। तो जो हमारे स्वर होते हैं बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। अब स्वरों के वर्गीकरण किया जाएगा। तो उच्चारण में लगने वाले समय अर्थात मात्रा के आधार पर 2 होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। हम इसकी बात कर चुके हैं, थोड़ी बात और करते हैं। जो ह्रस्व होता है उसे एक मात्रिक कहते हैं, जो दीर्घ होता है उसे द्विमात्रिक कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या 4 है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिस। इस तरीके से इनकी संख्या 4 है। लेकिन द्विमात्रिक की परिभाषा देखी जाए तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये हिंदी में 7 हैं: बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरीके से इनकी संख्या 7 है। रचना, संरचना, बनावट, निर्माण, व्युत्पत्ति के आधार पर इनके भेद 2। स्वर को मूल स्वर कहते हैं या जड़ स्वर कहते हैं। नैसर्गिक बीजाक्षर परिभाषा है वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ है, वही कहलाते हैं मूल स्वर। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उरेस, ये 4 ऐसे स्वर हैं जो मूल स्वर कहलाते हैं। ये किसी भी स्वर के योग से इनका निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन जो संधि स्वर हैं, कृत्रिम स्वर हैं, अर्थात बनावटी मतलब कि बनाए गए स्वर हैं, इनकी परिभाषा देखी जाए तो वे स्वर जो 2 स्वरों के संधि मेल से बने हैं वे संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे कि हमारा बड़ा आ मिलकर बना है छोटा आ प्लस छोटा आ से, बड़ी ई बनी है हमारी छोटी ई प्लस छोटी ई से, जबकि बड़ा ऊ बना है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से, और ए बना है छोटा आ प्लस ई से, ऐ बना है छोटा आ प्लस ए से, ओ बना है छोटा आ प्लस ऊ से, छोटा ऊ से, जबकि औ बना है छोटा आ प्लस ओ से। अब इसी संधि स्वर जो बनावटी स्वर है इसके भी 2 खंड कर दिए गए, एक सजातीय संधि स्वर, एक विजातीय संधि स्वर। सदा सजातीय संधि स्वर वही है मूल दीर्घ और ये संयुक्त दीर्घ। सजातीय जो 2 होते हैं, सजातीय संधि स्वर वे स्वर होते हैं जो एक समान स्वरों के संधि से बने हैं। जैसे कि छोटा आ प्लस छोटा आ को मिला दिया जाए तो बड़ा आ बनेगा, छोटी ई प्लस छोटी ई को मिला दिया जाए तो बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ को मिला दिया जाए तो बड़ा ऊ बनेगा। लेकिन जो विजातीय संधि स्वर होते हैं, जिन्हें हम संयुक्त संधि स्वर के भी नाम से जानते हैं, अगर इनकी संख्या केवल पूछी जाए कि संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है तब भी ये 4 होंगे। आइए इनकी परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा है कि विजातीय संधि स्वर वे स्वर हैं जो अलग अलग स्वर की संधि से बने हैं। इनकी संख्या 4 है: ए, ऐ, ओ, औ। हमारा जो ए बना है छोटा आ प्लस छोटी ई, और जो ओ बना है छोटा आ प्लस छोटा ऊ। लेकिन ऐ बना है छोटा आ प्लस जो ये वाला है इसी को मिला दिया जाए
तो बन जाएगा हमारा अ, यानी कि छोटा आ प्लस ए मिलकर अ। इसी तरीके से जो ओ बना है, छोटा आ प्लस उ से मिलकर बना ओ, लेकिन जब औ की बात की जाए तो छोटा आ में इसी ओ को मिला दिया जाए, बन जाएगा औ। अब जो हमारी विजातीय संधि स्वर है, संयुक्त दीर्घ स्वर है, इसी से हमारी दो संधि का निर्माण हो जाता है। एक तो गुण संधि स्वर होता है, एक वृद्धि संधि स्वर। गुण होता है जिसमें ए ऐ आते हैं, जबकि वृद्धि ओ औ होता है। तो छोटा आ प्लस ई से आप जानते हैं कि ए बनता है, छोटा आ प्लस ए से ऐ बनता है, छोटा आ प्लस उ से ओ बनता है, और छोटा आ प्लस ओ से मिला दिया जाए तो औ बनता है। हिंदी स्वरों को वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय में इनको बांटा जाएगा जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर इनके तीन भाग हैं। जीभ के आधार पर इनके तीन भाग हैं। वैसे भी देखे जाएं तो जीभ के जो तीन भाग होते हैं, हमारे एक जीभ का आगे का भाग होता है, और एक जीभ जो होती है वह मध्य का भाग होता है, और एक जीभ का जो होता है वह पिछला भाग होता है। तो इसी के आधार पे बांटे गए हैं, जिसे कहते हैं अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। जो मध्य होता है, तो जो अग्र होता है, परिभाषा देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है वह अग्र स्वर कहे जाते हैं। जो उच्चारण में जीभ का अगला भाग नीचे ऊपर उठता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। वह संख्या है कौन कौन सी? छोटी ई प्लस बड़ी ई, ए प्लस ऐ, छोटी ई प्लस बड़ी ई, ए प्लस ऐ, और एक री। इनकी संख्या 5 है। उसके बाद जो मध्य में होते हैं, हिंदी में छोटा आ स्वर केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। कितना उठता है? थोड़ा सा ऊपर उठता है। तो इनकी संख्या 1 है। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है पश्च स्वर कहे जाते हैं। इनकी भी संख्या 5 है। तो बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। और एक आपका आगत पूछ लिया जाता है कभी कभी अग्र मध्य पश्च के आधार पर, तो जो आगत होता है उसको भी पश्च स्वर में ही गिना जाता है। तो इस तरीके से पश्च की संख्या 6 हुई। तो 3 आधार हैं, एक आपका अग्र है, एक आपका मध्य है, एक आपका पश्च है। इनकी संख्या 4 नहीं 5, इनकी संख्या 1 और पश्च की संख्या 6। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पश्च की संख्या 6। इन्हें भी जाने आगत ध्वनियाँ। इन्हें भी जाने आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं। आ अंग्रेजी भाषा के जो शब्द देवनागरी लिपि में प्रयुक्त हुए हैं उनमें इस ध्वनि का प्रयोग बहुतायत होता है, अतः इस ध्वनि को पश्च स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। हमने अभी इसी के पहले बात की है कि अगर आगत आ जाए तो इसको हम पश्च स्वर के अंतर्गत रखेंगे। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, हमने इसको पढ़ चुका है। देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें री और लृ को जोड़ दिया जाता है। क्यों? कि इसमें लृ और री को जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या पूछे तो हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है। इसका कारण है कि जो ये री है, री का वर्तमान उच्चारण रा प्लस ई री होने लगा है, तथा इसका उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, अतः यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है। स्वर तो है, ध्यान दीजिएगा कि ये स्वर तो है लेकिन ये शुद्ध स्वर नहीं है। इसीलिए हिंदी में अगर पूछे कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है तो हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है। मुखाकृति के आधार पर इसका एक डायग्राम है,
उसी डायग्राम में आइए फिर से दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। तो जीभ के भाग के आधार पर बांट दिया गया है। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, इनकी संख्याएं दी गई हैं। मुखाकृति के आधार पर संवृत्त, अर्धसंवृत्त, अर्धविवृत्त और विवृत्त और इनकी स्वरों की संख्या दी गई हैं। तो देखिए, अग्रभाग में हमने बात की कि अग्रभाग की संख्या 5 होती है। छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ऋषि, ऋषि, इनकी संख्या 5 हुई। मध्य में केवल छोटा आ, इसके बारे में भी हम बात कर लिए हैं, इनकी संख्या 1 हुई। जबकि पश्चिम में छोटा आ के बाद आता है आपका बड़ा आ, बड़ा आ के बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ओ और औ और एक आगत को जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से 5 + 1 6 हो जाएंगे। लेकिन अब संवृत्त की बात की जाए तो संवृत्त स्वर की संख्या कितनी होती है? संवृत्त के स्वर 4 होते हैं। लेकिन संवृत्त कौन कौन होते हैं उनको देखा जाए तो संवृत्त यानी कि छोटा आ से छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋष की लाइन में अगर देखा जाए तो संवृत्त सा मतलब सीधा, उस सीधी लाइन में अगर गिनती की जाए तो हमारा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋष, ये पांचों आ जाएंगे। तो संवृत्त यानी कि सीधी लाइन में हमारे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋष, ये हमारे पांचों आ जाएंगे। जबकि अर्धसंवृत्त में बात की जाए तो केवल ए और ओ, अर्धसंवृत्त में ए और ओ। लेकिन विवृत्त में केवल बड़ा आ और अर्धविवृत्त में ऐ, औ, आ और छोटा आ, इनकी भी संख्या 4। इनके बारे में आगे और हम बात करेंगे डिटेल्स से। मुख खुलने के आधार पर संवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर। तो देखिए जो संवृत्त स्वर और नीचे दिया हुआ है अर्धसंवृत्त। हमने आपसे बात अभी की कि जो संवृत्त माने सीधा, जो सीधी लाइन में है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋष, स्वरों के उच्चारण में सीधा सीधा है। तो इनकी परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता हो अर्थात लगभग बंद ही रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? संवृत्त कहते हैं। लेकिन अर्धसंवृत्त की बात की जाए तो अर्धसंवृत्त में देखिए, संवृत्त में ऊपर की बातें हो चुकी हैं, अर्धसंवृत्त में अब ऊपर की बात नहीं होगी। ऊपर मतलब कि छोटी ई की लाइन की बात हो चुकी, अब एक के लाइन की बात होगी अर्धसंवृत्त में। तो अर्धसंवृत्त की परिभाषा है कि संवृत्त स्थिति से कुछ अधिक खुलता हो अर्थात मुंह आधे से कम खुलता हो, जैसे ए, ओ स्वरों के उच्चारण में। देखिए, संवृत्त अर्धसंवृत्त में आपका ए हो जाएगा, उसके बाद एक छोड़कर दूसरा आपका ओ हो जाएगा, एक छोड़कर दूसरा ओ हो जाएगा। लेकिन विवृत्त में केवल एक उदाहरण है, केवल बड़ा आ। तो जिस स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता हो अर्थात पूरा खुलता हो, जैसे बड़ा आ, आप बोल के देखिए, बड़ा आ में पूरा मुंह खुलेगा, विवृत्त होगा। जबकि अर्धविवृत्त की बात की जाए तो इसमें नीचे लाइन के यानी कि ए, ओ तो हो गया अर्धसंवृत्त, जबकि एक होगा हमारा ऐ, दूसरा का हमारा होगा ओ नहीं औ। तो ये हमारे होंगे अर्धविवृत्त। लेकिन इसमें एक और जोड़े जाएंगे, छोटा आ, क्योंकि छोटा आ बचा हुआ है, तो छोटा आ इसमें और जोड़ दिए जाएंगे। और जो हमारा आगत है, आगत को भी अर्धविवृत्त में रख दिया जाएगा। ये खत्म होता है। अब आगे पूछता है, ओष्ठों या मुख्याकृति के आधार पर 2 भाग होते हैं, जिसे कहते हैं एक वृत्तमुखी और एक होता है आवृत्तमुखी। इसी को कहते हैं वर्तुल स्वर, मतलब कि गोलाकार। आप ऐसे वर्ण को उच्चारण करेंगे जिससे आपके मुंह के उच्चारण करते समय गोलेकार बन जाएंगे। और एक होता है आवृत्तमुखी, जब आप इसका उच्चारण करेंगे मुंह से तो गोलाकार नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम वृत्तमुखी के बारे में बात करें तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, वही हमारे वृत्तमुखी कहलाते हैं। इनकी भी संख्या 4 है।
छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ औ। छोटा ऊ बड़ा ऊ आप याद करिए, ओ औ अपने आप याद हो जाएगा। क्यों कि जब हम ओ को मिलाएंगे तो हमारा बनता है छोटा आ प्लस ऊ, यानी कि ऊ मिला है, इस वजह से यह भी वृत्तमुखी में आएगा। और औ में भी छोटा ऊ का मिश्रण है, इस वजह से यह भी वृत्तमुखी के अंतर्गत आएगा। इनकी संख्या हमारी 4 है। फिर से देखिएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ औ। जबकि एक होता है आवृत्तमुखी, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते बल्कि फैल जाते हैं। तो 4 इसमें बात हुई। अब इसमें हम बात करते हैं छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई। छोटा ऊ बड़ा ऊ तो इसमें हम कर लिए हैं, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ इसमें नहीं होगा। तो छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई और ए इनकी संख्या 4 और इनकी संख्या 6, इनकी संख्या 4। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है देखिए। जो छोटा आ और बड़ा है आ है, ये कंठ से बोले जाते हैं। छोटी ई बड़ी ई तालव्य से। री का प्रयोग री से, मूर्धन्य से। छोटा ऊ बड़ा ऊ का ओष्ठ से, जबकि कंठ तालव्य का ए कंठोष्ठ का ओ है। देखिए कंठ तालव्य कैसे हुए। ए का प्रयोग कंठ तालव्य, क्योंकि ये इसमें 2 चीज मिले हुए हैं। एक आपका छोटा ऊ है, एक आपका छोटी ई। ये बोले जाते हैं कंठ से, और छोटी ई का प्रयोग होता है तालु से, इस वजह से कंठ तालव्य। लेकिन इसी तरीके से हमारे ओ कंठोष्ठ, इसका भी रीजन है, क्योंकि छोटा आ कंठ से बोले जाते हैं, जबकि छोटा ऊ ओष्ठ से, इसी वजह से ये भी हमारा हो गया कंठोष्ठ। अब आगे और बढ़ते हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता, वे अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। ये निम्नलिखित 2 हैं, अन और आह, जैसे कंपन और पुनः। एक अयोगवाह के नाम दिए गए हैं, अन और आह। इनके नाम क्या हैं? इनके नाम हमने बताया कि अन से अनुस्वार और दूसर का हमारा विसर्ग होगा। उच्चारण स्थान अन, अन ना आया, ना माने नासिका, अन इनका उच्चारण स्थान नासिका। जबकि आहा का कंठ, कंठ काकल्य संस्कृत भाषा में बोलते हैं। घोषत्व के आधार पर देखा जाए तो अन और आहा दोनों सघोष के अंतर्गत आएंगे, जबकि प्राणत्व के आधार पर देखा जाए तो ये अल्प प्राण होगा, जबकि आहा आहा महाप्राण होगा। उच्चारण में अंगा या अड़ा ना मा और इसका आहा का प्रयोग निकलेगा। अब अनुस्वार का प्रयोग देखते हैं कि अनुस्वार अन, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर अन का चिन्ह, बिंदी का चिन्ह लगाया जाता है। इसे ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे बंदर, कंघा, संग, लंगर आदि। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। तीसरी पॉइंट, शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो, शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो, उसी वर्ग के पंचम वर्ण के अनुसार के रूप में बोला या लिखा जाता है। जैसे कि का वर्ग में अंगा की बिंदी लगी हो तो देखिए पढ़ा जाएगा गंगा। ता वर्ग में बिंदी लगी है तो इसका पंचम वर्ग ना होता है, इसे पढ़ा जाएगा पंथ। है बिंदी, लेकिन उसी वर्ग के 5वें पंचम वर्ण के अनुसार हम पढ़ेंगे। पा वर्ग में लगा है बिंदी, लेकिन हम पढ़ेंगे चंपक। माँ का प्रयोग कर रहे हैं बिंदी के स्थान पर। चा वर्ग में चंचल, इसी तरीके से टा वर्ग में पंडित, अड़ा का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अनुनासिक की। तो अनुनासिक बिंदी के ऊपर बिंदी था। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। अभी हमने अनुस्वार में पढ़ा कि बिंदी
हवा केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में जो हवा है नाक और मुख दोनों से निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदी लगाया जाता है। इसे ही अनुनासिक कहते हैं, जैसे कि पंखुड़ी, तांबा, लहंगा, धसना, हंसी आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहीं, कहाँ, कहीं आदि। अब विसर्ग को देखा जाए तो इस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है। यह स्वर नहीं है। इसे आ के साथ जोड़कर आहा की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः आदि। आइए इन्हें भी जानते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न क्रम है। अन और आहा का प्रयोग कंठ से, छोटी ई बड़ी ई का प्रयोग तालु से, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ से, री का मूर्धन से। ए औ में हमने बताया कि कंठ तालु मिले हैं, इस वजह से कंठ तालब। ओ औ में कंठ ओष्ठ मिले हैं, इस वजह से कंठोष्ठ। हिंदी वर्णमाला में वर्णों का क्रम है सजातीय। सजातीय में आपके एक ही जाति में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, जबकि विजातीय में ऋषि ए ओ औ आएंगे। स्वरों के संदर्भ में विशेष तथ्य दिए गए हैं, उनको भी देख लिया जाए। स्वर स्वतः उच्चरित होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, हम इस तरीके से कह सकते हैं। जबकि दूसरे पॉइंट में री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अतः इसे तत्सम स्वर कहते हैं। शेष स्वर तत्सम व तद्भव दोनों हैं। री का अगर कहीं भी प्रयोग आए तो ये मानिए कि ये प्रयोग हमेशा केवल तत्सम में होएगा, न कि तद्भव में। इसके अलावा जितने भी प्रयोग हैं वह तद्भव में होगा। आ जो कि अंग्रेजी से हिंदी में आया है तथा ग्रहण कर लिया गया है, अतः इसे आगत या गृहीत स्वर कहते हैं। यह बड़ा आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। यह बड़ा आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, अतः सभी स्वर अल्प प्राण हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अतः सभी स्वर घोष को ही हम सघोष कहते हैं, यानी घोष सघोष हैं। स्वर ध्वनियों के अंतर्गत कोई भी ध्वनि दंत नहीं है। दंत नहीं है, हमने पढ़ा छोटा बड़ा कंठ से बोले जाते हैं, छोटी ई बड़ी ई तालु से बोले जाते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ से बोले जाते हैं, ऋषि का प्रयोग मूर्धन्य से, जबकि ए का कंठ तालु से, ओ औ का कंठोष्ठ से। तो ये बातें सही हैं कि दंत नहीं है। अयोग वाह ध्वनिया का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है और विसर्ग हमेशा तत्सम होता है। परीक्षा संवाद जो कि स्वर ध्वनियों से परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन, अब उनके बारे में बस 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिया जाएगा। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 25। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी गई है तो इनकी संख्या 33 पढ़ चुके हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? शब्द। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला। जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो बड़ा आ जाएगा। दीर्घ स्वर में बड़ी ई भी आएगा। कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आएगा। अब अनुस्वार तत्सम तद्भव दोनों हो सकता है। अच्छा, ये छूट गया थोड़ा सा, आइए इसके बारे में देख लिया जाए प्लूत स्वर के बारे में।
तो प्लूत स्वर जो होता है संस्कृत भाषा में होते हैं। हमने इसको पढ़ चुका है, दोबारा रिपीट करते हैं कि प्लूत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं, जबकि विविध परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हिंदी में सामान्यतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता। जब ये हिंदी में है ही नहीं तो इनका प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ से होगा। वैदिक भाषा एवं नाटक आदि का संवाद लिखते समय या पुकारने के संदर्भ में प्रयोग होता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। मात्रा के आधार पर हिंदी में किसी भी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगे उसे प्लूत स्वर कहते हैं, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता। इसके लिए 3 अंक का प्रयोग होता है, जैसे कि ओम। अब फिर से वही क्वेश्चन में आए कि किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे कहते हैं प्लूत। जीभ के आधार पर कौन सा भेद इसके अंतर आएगा, तो 3 है, अग्र मध्य पश्च। मध्य स्वर कहे जाते हैं केवल छोटा आ। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो हमारा बड़ा ऊ है वह पश्च है, लेकिन वह संवृत्त है। अर्ध संवृत्त में आपका अ आएगा। अर्ध संवृत्त में आपका अ, संयुक्त स्वर में ए ऐ ओ औ, कंठ तालव्य में ए ऐ, कौन से शब्द में अनुनासिका है, संभालना और कंटीला में। किस वर्ग का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ए का प्रयोग है। कंठ तालव्य कौन सा है, ए ऐ के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ तालव्य। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, 2 भेद। टिप्पणी देख ली जाए तो प्लूत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं, हम बार बार बता रहे हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं, तो ये स्वर हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। वह निरानुनासिक। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, 11, लेकिन शुद्ध स्वर पूछे जाएं तो 10। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं, 33। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, तो 39। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 52। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं अक्षर। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्लुत स्वर कौन सा है, ओम है। कौन सा स्वर संवृत्त है, संवृत्त में हमारे छोटी ई आएंगे, बड़ी ई भी आएंगे। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। स्वर किसका भेद है, स्वर हमारा वर्ण का भेद है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ओ औ हमारा कंठोष्ठ है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। हिंदी की अग्र, अवृत्ताकार, संवृत्त स्वर हैं, बड़ी छोटी ई। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन 33 हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु। आज के सेशन यहीं तक दोस्तों, फिर अगले क्लास की वीडियो में हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे। अगर आप साथियों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर करिएगा। जय हिंद।